हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं, घर पर हैं, सेफ हैं और बहुत अच्छी तरीके से IBPS PO 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ठीक है, मैं भी इस सेशन में कुछ नया लेकर आई हूँ और देखते हैं कि इस सेशन में क्या खास है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी आने वाले क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे और वो पार्ट्स आपस में जम्बल्ड होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और उनमें से किसी एक पार्ट में एक ग्रामेटिकल एरर भी होगी। तो पहले आपको क्या करना है कि उस जम्बल्ड पार्ट्स को रीअरेंज करना है और बाद में जिस पार्ट में एरर है आपको उसकी एरर भी फाइंड आउट करके बतानी है। क्लियर हो गया ना? पहले तो आपको पार्ट्स को रीअरेंज करना है और बाद में आपको उसमें से एक एरर ढूंढकर बतानी है। पढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पूरा टाइम है आपके पास, आराम से पढ़िए और बताइए। So the Ministry of Human Resource Development flagging issues, the Jawaharlal Nehru University Teachers Association has wrote the university and appealed for intervention pertaining to violation of reservation policy in Faculty Recruitment Act. ओके, ठीक। अब इसके बाद आपको पूरा टाइम मिल चुका था अपना क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या एरर हो सकती है, या वो सेंटेंस को पहले देखते हैं कि रीअरेंज कैसे करना है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंसेस दिखाई दें, ठीक, पहली बात तो कि ये पैराजंबल नहीं है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। सेंटेंस को अब हमें रीअरेंज करना है। कैसे करना है? वर्ड टू वर्ड समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए। टू द मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के लिए है, यानी कि यहां से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम है और मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट पढ़ाया था कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई स्टार्टिंग सेंटेंस मिलता है तो जनरली उसमें नाउन होता है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं या किसी चीज का नाम बताते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी पर्सन का नाम होता है। तो हो सकता है कि ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस हो। अगला पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी एंड अपील्ड फॉर, यूनिवर्सिटी और अपील किया, की किसी चीज के लिए अपील किया, लेकिन ये अभी पहला तो नहीं है। यूनिवर्सिटी और अपील किया, ठीक, यानी कि ये पहला सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाम भी नहीं आ रहा और अभी ये कुछ कनेक्ट भी नहीं बन रहा, यहाँ से कोई शुरुआत भी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उस से रिलेटेड जो भी उस पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है, कोई मुद्दा तो है, ठीक है, लेकिन पर्टेनिंग टू मतलब किस चीज से जुड़ा हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसी के उल्लंघन से, लेकिन बात आगे की कनेक्ट किससे करती है। तो हम कोशिश करते हैं कि नाउन वाले पार्ट को रख के देखें और उसके बाद चूज करें कि क्या सेंटेंस में आगे मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए, द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन हैज रोट बी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है टीचर्स एसोसिएशन की, उसने लिखा किसको लिखा, किसको लिखा पता चलना चाहिए हमें। लिखा है टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लिखा, यानी कि अब उसके बाद आता है ए, ठीक। डेवलपमेंट फ्लैगिंग इश्यूज, किन इश्यूज के बारे में लिखा है? फ्लैगिंग इश्यूज परटेनिंग टू, जो कि संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी के वायलेशन से संबंधित है, डी, और जाहिर सी बात है लास्ट में बचा सी, तो सी आ जाएगा। ठीक है, BADC। अगर हमें बी और ए का पेयर मिल चुका था तो अब हमें ये देखना था बचे हुए ऑप्शंस में से एलिमिनेशन का मेथड लगाइए। क्या BA यहां पर था? नहीं था। क्या BA यहां पर था? हाँ था। क्या BA यहां पर शुरुआत कर रहा था? नहीं। क्या यहां पर BA शुरुआत करता? नहीं। और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, क्योंकि हमें यहां पर रीअरेंज करने की जरूरत पड़ी है। यानी कि अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो मात्र 1 सेकेंड के अंदर अंदर हम बता सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही है जहां पर हमको सही आंसर मिल सकता है। दूसरा, पार्ट बी, हमको एरर भी ऑटोमेटिकली मिल गई कि पार्ट बी में एरर है, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन भी सेकंड वाला ही है। अब पार्ट बी में एरर क्या है चेक कर लेते हैं। भाई लिखा है कि JNUTA हैज रोट, आपको पता है क्या? हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई और फॉर्म
नहीं आती, इसलिए यहाँ पर रोट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं। रोट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर होगा रिटन। आई होप मैं क्लियर हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। यहाँ से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन पार्ट बी में एरर। ठीक, सेकंड ऑप्शन पार्ट बी में एरर। हम तो 2 सेकंड में ही एरर फाइंड कर सकते थे, हम तो 2 सेकंड में ही इसको जंबल कर सकते थे, तो अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए कि मैम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको ऐसा ऐसा कंफ्यूजन है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ठीक, अगर आपको ये समझ में आया तो भाई सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखते तो हैं, व्यूज तो आते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं। ठीक, तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, आपके लाइक्स मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और पढ़ लेते हैं। Adulteration had come to light in Azadpur Mandi. He expressed surprise that the government, Delhi government, had not taken any initiative in this regard, despite the fact that such which is as administered by the government. पढ़िए। ओके, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, क्योंकि 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एडल्टरेशन हैड कम टू लाइट, यानी कि मिलावट तब सामने आई। किस चीज में मिलावट? ठीक, यानी कि हमारा पहला सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि नाउन तो है एडल्टरेशन, लेकिन मिलावट तब सामने आई। कुछ कह नहीं सकते कि किस चीज की मिलावट की बात चल रही है, तो हो सकता है ये फर्स्ट हो सकता है नहीं हो। ठीक, ए। अब देख लीजिए ए किस किस में आ रहा है, फर्स्ट में और सेकंड में। अभी तो ये बात रही, नेक्स्ट की बात करते हैं। ही एक्सप्रेस, उसने वह एक्सप्रेस करता है सरप्राइज, यानी कि वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। ठीक है, आश्चर्यचकित होता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अभी तक नहीं लिया। वह आश्चर्यचकित होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया। हो सकता है वही प्रोनाउन है, यहां से बात शुरू हुई हो कि वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन किस बारे में कुछ पता नहीं। हो सकता है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन जहां तक है बन नहीं रहा, क्योंकि हमें पता नहीं चला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किस बारे में जो है एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनी इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड डिस्पाइट द फैक्ट। इस बारे में क्या लिखा है? इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, किस बारे में, इसलिए ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़ता है, विच इज, जो कि संचालित होता है, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है सरकार के द्वारा। क्या? ये तो है जो कि, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे पहले हमें कोई और ना कोई तो और सेंटेंस चाहिए होगा जिसको ये जोड़ता हुआ दूसरा सेंटेंस बनाए। यानी कि अब बात आती है कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई हमारा जो है, यानी कि ए और बी में से कोई हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है। पढ़ लेते हैं फिर से। एडल्टरेशन हैड कम टू लाइट इन आजादपुर मंडी, यानी कि मिलावट जो है वो आजादपुर मंडी में सामने आई कि वहां पर मिलावट होती है। ठीक है, और दूसरा लिखता है ही एक्सप्रेस सरप्राइज, उसने सरप्राइज जो है एक्सप्रेस किया, जाहिर किया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब तक हैड नॉट टेकन, उसने कुछ भी नहीं लिया है, एनी इनिशिएटिव, यानी कि अब हमें बात समझ में आ गई। नाउ वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, अब हम स्टोरी को आपस में मिला सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो बी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है? कि उसने बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित वह रह गया और उसने बहुत ज्यादा अपना आश्चर्य प्रकट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन, उसने अब तक नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? मिलावट तो लेगी नहीं दिल्ली गवर्नमेंट, ना ही विचेज आएगा, क्योंकि अभी तो पता चला ना लिया क्या नहीं, क्या नहीं लिया, एनी इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है इस बारे में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस बात को जानते हुए भी कि, दैट सच, कि इस तरह की, क्या इस तरह की, क्या इस तरह की एडल्टरेशन, इस तरह की मिलावट हैड कम टू लाइट इन आजादपुर मंडी, आजादपुर मंडी में सामने आई है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। आजादपुर मंडी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, वहां पर मिलावट के केसेस सामने आए और उसने सरप्राइज जो है व्यक्त किया कि अभी तक उस पर कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है। यानी कि हमको क्लू मिला सबसे पहले बी के बाद हमको क्लू मिला कि उसने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कि इस इनिशिएटिव के बारे में कोई भी काम नहीं किया गया, यानी कि बी और सी। अब हमें चेक करना है क्या बीसी से यहाँ पे शुरुआत हो रही है? नहीं। क्या यहाँ पर शुरुआत हो रही है? नहीं। क्या इधर शुरुआत हो रही है? नहीं। क्या इधर शुरुआत हो रही है? नहीं, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, क्योंकि हमें रीअरेंज करने की जरूरत पड़ी है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 3। तो कंग्रेचुलेशन जिन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर। अब जब ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है तो ये भी 100% क्लियर हो गया कि पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में क्या एरर है पता कर लेते हैं। देखिए ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आना चाहिए?
भाई सिंगुलर आना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट्स जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, अगर प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है तो। ठीक है, तो यहां पर या तो एक्सप्रेसेस लिखिए, और अगर बात पास्ट टेंस में चल रही है, जैसे यहां पर लिखा है हैड नॉट टेकन और यहां पर लिखा है हैड कम, यानी कि सारी बात पास्ट की चल रही है, तो प्रेजेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए एक्सप्रेसेस ना आकर यहां पर सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, EXPRESSED। ही एक्सप्रेस्ड, उसने जताया, उसने बहुत ज्यादा आश्चर्य जताया, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, पार्ट 3 में एरर थी BCAD, यानी कि ये तो हमारा इसका करेक्ट सीक्वेंस बनता है, आपको पता चल गया क्यों बनता है, और देन आपको ये भी पता चल गया कि पार्ट बी में एरर थी और क्या एरर थी वो पता चल गया। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो लोग इसकी सबसे ज्यादा नीड में हैं उन लोगों तक। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रहा है। पढ़िए। For Indian ventilators in foreign countries, it is hoped that domestic ventilators would be in a position to find new markets now with export of ventilators having been allowed. पढ़िए। 2 सेकंड तो पूरी तरह से ऊपर हो गए, जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, इसका जो आंसर बनता है वो कैसे बनता है, पढ़ते हैं। फॉर इंडियन वेंटिलेटर्स, इंडियन वेंटिलेटर्स के लिए, इन फॉरेन कंट्रीज में इंडियन वेंटिलेटर्स के लिए। पर इंडियन वेंटिलेटर्स बात तो ठीक है, एक नाउन तो है, लेकिन आया कहां से, किस संदर्भ में आया, किस प्रोस्पेक्ट में आया, अभी तक हमें वो बात पता नहीं चल पाई है। ठीक, अब नेक्स्ट, इट इज होप्ड दैट, ये होप की जाती है कि, क्या होप की जाती है कि, पता नहीं है कैसे, किस चीज के बारे में होप कर रहे हैं। इन अ पोजीशन, इस पोजीशन में है, किस बारे में, किसी पोजीशन में है। जैसे मैं एक फैकल्टी होने के नाते इस पोजीशन में हूं कि मैं आपको सही गलत बता सकूं। ठीक, तो मुझे बताना पड़ेगा ना क्या होने के नाते। ठीक है, तो अभी पोजीशन की बात नहीं आई। अब शुरू करते हैं, क्या डी से बात शुरू हो सकती है? हाँ, पढ़ते हैं बिल्कुल। नाउ विद, अब विद एक्सपोर्ट ऑफ वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर्स के एक्सपोर्ट के साथ साथ अब से बात शुरू हुई है। अब यानी कि एक टाइम वर्ड आ गया। अब जब से कि वेंटिलेटर्स का एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, यानी कि अलाउ किया गया है, हैविंग बीन अलाउ। अब एरर भी मिल गई है हमको, डी पार्ट में एरर है। अब जिस पार्ट में भी डी है वहां पर हमारा आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए हैज या हैव बीन या हैविंग बीन, पता है ना हैविंग बीन क्या कहलाता है भाई। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, क्या कहलाती है? परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि एक काम हो जाने के बाद दूसरा होने लगना। कैसे? अब जब हमको परमिशंस मिल चुकी हैं, परमिशन मिलने के बाद, हैविंग बीन अलाउड, मतलब अलाउ होने के बाद, क्या अलाउ होने के बाद? एक्सपोर्ट, वेंटिलेटर्स का एक्सपोर्ट अलाउ होने के बाद, यानी कि डी सबसे पहले आएगा। डी, क्या यहां से डी की शुरुआत हो रही है? नहीं। क्या यहां से डी की शुरुआत हो रही है? नहीं। क्या यहां से डी की शुरुआत हो रही है? नहीं, यहां से डी की शुरुआत हो रही है। हमें कुछ और करना ही नहीं है, हमें सीधे सीधे आंसर मिल चुका है। आप जोड़ के देते हैं जल्दी से। क्या डी के बाद बी मिल रहा है? अलाउ होने के बाद बी। इट इज होप दैट, ये उम्मीद की जा रही है कि जो डोमेस्टिक घरेलू वेंटिलेटर्स हैं वुड बी, होंगे, क्या होंगे? सी, फॉर इंडियन वेंटिलेटर्स वुड बी इन अ पोजिशन, इस स्थिति में होंगे, टू फाइंड न्यू मार्केट्स, कि उन्हें नए मार्केट मिल चुके, उन्हें नए मार्केट मिले। कहां मिले? ए, फॉर इंडियन वेंटिलेटर्स को, इंडियन वेंटिलेटर्स को नए मार्केट मिले, कहां? फॉरेन कंट्रीज में। जब हमें वेंटिलेटर्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है, तो अनुमति मिलने के बाद इस कंडीशन में आ चुके हैं ये डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स कि इनको बाहर के मार्केट्स में जगह मिल सके। यानी कि हमारा आंसर भी ठीक हो गया, हमें एरर भी मिल गई और हमने इसको बहुत कम समय में सॉल्व भी कर लिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं तब इतना समय लगता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूं तो बहुत जल्दी से ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर भी चेक कर लिया। आंसर क्या है? पार्ट नंबर 4 डीबीसी है और हैविंग बीन अलाउड। मैंने आपको रीजन दिया कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आए तो इसका मतलब होता है बाद में, उसके बाद, आफ्टर दैट। ठीक, एक काम के बाद दूसरे काम का जुड़ना परफेक्ट पार्टिसिपल को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Now, implementation of the post-based reservation, we had pointed out that the shortfall would have been roster system and backlog vacancies impossible if JNU had adhered with the mandatory rules governing. जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए।
टाइम्स अप। चलिए देखिए पढ़ते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन, किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन में? पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन के। हो सकता है पहला हो। वी हैड पॉइंटेड आउट, हमने पॉइंट आउट किया, यानी कि हमें एक प्रोनाउन मिला जो स्पेसिफिक, नाउन नहीं आता तो प्रोनाउन आके अपनी बात को क्लियर करता है, कोई मुद्दा रखता है। हमने पॉइंट आउट किया, हमने इस चीज को बाहर निकाला, हमने इस चीज की तरफ इशारा किया। किस चीज की तरफ? कि जो शॉर्टफॉल हुआ है वो आगे होगा। क्या होगा? ठीक, यानी कि हमें पता चला। अब सी में लिखा था इम्पॉसिबल, इफ इम्पॉसिबल होगा, यानी कि यहां से शुरुआत तो नहीं हो सकती, क्योंकि पता होना चाहिए ना क्या इम्पॉसिबल होगा, ये नहीं हो सकता। फिर लिखा है डी में क्या है? सी की शुरुआत हो रही है रोस्टर सिस्टम एंड बैकलॉग वैकेंसीज। हो सकता है भाई यहाँ से हमारा बात शुरू हो सकता है भाई रोस्टर वैकेंसीज भी तो नाउन है। मैम बताइए सी से शुरुआत क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, नोटिस किया कि ना सी से शुरुआत यहाँ हो रही है, ना यहाँ हो रही है, ना यहाँ हो रही है, ना यहाँ हो रही है। पक्का सी तो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ध्यान भी मत दीजिए। डी से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? इम्पॉसिबल, लेकिन हमें ग्रामेटिकली पता चल गया कि इम्पॉसिबल तो कह रहे हैं, मगर किस चीज को कह रहे हैं? यानी कि सी ना तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और ना ही डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। इतना तो 100% फॉर श्योर है। अब क्या बचा? ए बचा और बी बचा। ठीक, ए बचा और बी बचा। देखते हैं ए बी से कितने सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। भाई बहुत हो रहे हैं। ए और बी से हो रहे हैं 3 सेंटेंस स्टार्ट। चलो पहले तो अब हमारा डी फोर्थ वाला ऑप्शन है वो कट हो गया। ठीक, नन ऑफ दीज नहीं, हमें पता है कि जंबल की जरूरत तो है, हमारा फिफ्थ भी कट गया। कितने ऑप्शन बचे? 4-5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 बचे। अब बात करते हैं कि क्या क्या एरर हो सकती है, कौन कौन सेंटेंस हो सकता है, पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए बी के बाद बी क्या लिखा है? वी हैड पॉइंटेड आउट, हमने पॉइंट आउट किया था कि जो कमी है, जो शॉर्टफॉल है, वुड हैव बीन होगा। क्या होगा? होगा, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन क्या होगा? वुड हैव बीन द इम्प्लीमेंटेशन। क्या वुड हैव बीन? यानी कि वो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। वुड हैव बीन क्या? वुड हैव बीन के बाद आगे कोई वर्ब चाहिए होगा या कोई एडजेक्टिव चाहिए होगा कि ये हो सकता है या होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। शॉर्टफॉल, कमी पड़ना इम्पॉसिबल होगा अगर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो अड़ी रहे, ऑब्लिगेट रहे, अपने रूल्स के साथ जुड़ी रहे विद द मैंडेटरी रूल्स, यानी कि निश्चित रूल्स के साथ अगर जेएनयू जो है वो रहे, अपनी नियमित रूल्स पर अगर जेएनयू अड़ी रहे, रूल्स गवर्निंग, जो कि गवर्न करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज को गवर्न करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ठीक, जो कि किस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, आगे तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझ में आ गया कि बात हुई है, हमने पॉइंट आउट किया कि कमी होना इम्पॉसिबल है। बी और डी आगे चेक कर लीजिए, क्या बी डी इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या बी डी यहां से शुरुआत कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि पक्का हो गया कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। और एरर किस में है? पार्ट डी में है। ठीक, क्या एरर है? चलिए चेक कर लीजिए। सिंपल सी बात है, फ्रेजल एक फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। क्या? कि एडहेर के बाद हमेशा और हमेशा टू लगता है। कम रेन एंड शाइन, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, अडहेर के बाद हमेशा टू ही लगता है, कुछ और नहीं लगता। इतना तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि हमारा जो आंसर है, मैम बहुत खिचड़ी हो गई है, थोड़ा सा क्लीन करके बता दीजिए। जी हाँ, हमारा जो आंसर है वो है पार्ट नंबर 2, बी डी ए सी, और अजहर के बाद हमेशा टू लगता है। हमें रीअरेंज करना अगर सेकंड्स में आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन जिन्होंने कहा था कि पार्ट 2 जो है, आंसर नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो उनका सही आंसर। कंग्रेचुलेशन, बधाई, आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट, मानते हैं कि द एडल्टरेशन ऑफ पोटैटोज मे कॉज हार्म टू द लिवर, यानी कि जो इनका पोटैटोज में जो मिलावट होती है वो लीवर को नुकसान करती है, किडनी और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान करती है, और है क्या है? लाइक टू कॉज फैटल डिजीज, बहुत घातक बीमारियां करने की संभावना है, पैदा करने की संभावना है, जैसे कि कैंसर को भी, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी पैदा करने की संभावना है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। 2 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 2 सेकंड। कंग्रेचुलेशन जिन्होंने कहा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डैश। आंसर नहीं बताऊंगी, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट वो ये मानते हैं कि, क्या मानते हैं कि जो ये एडल्टरेशन है, ए तो 100% से शुरुआत हो रही है, ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, यानी कि बी और डी तो अभी हमें नहीं चाहिए। आगे जोड़ते हैं, क्या मानते हैं? द एडल्टरेशन ऑफ पोटैटोज, आलूओं में मिलावट जो है वो हार्म करती है लिवर को करती है,
और किडनी को करती है और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी नुकसान करती है। ए बी सी, ना तो यहाँ पे भी है, ना तो यहाँ पे भी है, ना तो यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आगे तो हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर बचा है ऑप्शन नंबर डी। क्या बचा है? ऑप्शन नंबर डी। अब एरर हो सकता है, वैसे तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एरर हम सॉल्व कर लें तो अलग ही एक मजा आता है और हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो जिन लोगों को इसमें एरर मिल गई है वो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एरर क्या है। ठीक है, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, टू कॉज यानी कि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करना एक वर्ब है ना, उत्पन्न करना एक वर्ब है और वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक एड वर्ब होना चाहिए, है ना। और जनरली एडवर्ब्स वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा होता है? एल वाई लगा होता है, इसलिए यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, क्या आएगा? लाइकली टू कॉज आएगा, यानी कि उत्पन्न करने के लिए संभावना पैदा करती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, इसलिए यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, क्या आएगा? लाइकली आएगा। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 5 दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो भाई एरर बता रखी थी किसी भी पार्ट में बी ए बी बी, यानी कि ना तो कहीं तो एरर थी और ना ही उसका करेक्ट सीक्वेंस हमको गिवन था। आई होप आपको ये क्लियर था। आई होप आपको ये 5 ऑप्शन समझ में और अब आप सेकंड्स में सेंटेंस रीअरेंजमेंट को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं भाई फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर। देखते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या करते हैं। उसमें क्या होता है? सेंटेंस गिवन होगा, कुछ हाईलाइटेड पार्ट होगा, उसके लिए आपको नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। अगर जैसा लिखा हुआ है वो ठीक है तो आप चूज कर दीजिए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नहीं तो 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही चूज करके बताइए कि भाई ग्रामेटिकली किस तरह से ये ऑप्शन गलत था और क्यों आपने इसको चूज किया। ठीक है, चलिए सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक्सप्लोजन की बात हुई है जो कि बेरूट में हुआ था। कम समय में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए द ह्यूज एक्सप्लोजन जो कि हुआ था, जिसने कि बर्बाद किया था सेंट्रल बेरूट, जो एक केंद्र जो एक बेसिक बेरूट है वहां का एक पूरा अच्छा खासा सेक्शन एरिया बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आर अ डॉन्टिंग मेटाफर, एक भयावह है, एक चिंताजनक रूपक है, एक है, इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। देख लीजिए इस कहाँ पर है भाई, चारों ऑप्शन में इज है, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इज एन डॉन्टिंग लिखा है, एन डॉन्टिंग गलत हो गया क्योंकि पता है एन तो बॉल से पहले लगता है। इज आर डॉन्टिंग, इज डॉन्टिंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक रूपक है, यानी कि 4th ऑप्शन भी निकल चुका है। आर्टिकल के बेस पे उसमें जो गलती है वो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचता है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड। इज अ डॉन्टिंग मेटाफर एक चिंताजनक रूपक है फॉर द पैरल्स, खतरों के लिए, जो कि विफल होता हुआ मिडिल ईस्ट स्टेट्स जो है फेस कर रही हैं, जो कि विफल होता हुआ मिडिल ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो फेस कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक एक रूपक के तौर पर ये सामने आया जो ह्यूज एक्सप्लोजन बनकर आया फॉर द पैरल्स। अब चेक कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है। थर्ड ऑप्शन में इज अ डॉन्टिंग मेटाफर विद अ पैरल्स, ठीक, चेक करना है विद अ पैरल्स। मेटाफर है किनके लिए? खतरों के लिए एक बहुत बड़ा रूपक है। जिस तरह के खतरे जो ये फेस कर रहा है सेंट्रल बेरूट, वो फेल होती हुई, विफल होती हुई मिडल ईस्ट स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा रूपक है। के लिए यानी कि फॉर, ठीक, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ही फ्रेज रिप्लेसमेंट का सही आंसर है। जितने लोगों ने कहा था ऑप्शन नंबर 1, भाई एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है आपके लिए। ऑफुल ट्रेजेडी की बात हुई है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से पढ़ें। चलिए, हाउ मैनी शॉक, कितने सारे शॉक्स, यानी कि हाउ मैनी मतलब कितने, बहुत सारे हैं। हाउ मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन लगना चाहिए ना, हाउ मैनी शॉक, कितने शॉक तो होगा नहीं, कितने शॉक्स, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो नहीं है, यानी कि कोई तो करेक्शन चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच शॉक्स, शॉक को तो गिन सकते हैं ना, है ना, शॉक्स को तो गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मच नहीं आएगा, कट हो गया। कितने बचे? 3 बचे। अब पढ़िए, हाउ मेनी शॉक्स, हाउ मेनी शॉक्स, हाउ मेनी शॉक्स, सच फ्रेजाइल कंट्रीज कैन अब्सॉर्ब्स,
कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आपको पता है इनके साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक, इसलिए ये निकल चुका है। कैन एब्जॉर्ब, ये भी निकल गया। क्या बचा? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4। क्या बचा? हाउ मेनी शॉक्स, हाउ मेनी के बाद प्लूरल नाउन आ गया। सच, इस तरह की। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, फ्रेजाइल मतलब कमजोर। और क्या होता है ये? एक एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव? हमेशा नाउन को, ठीक। नाउन बर्दाश्त कर सकती हैं। कैन एब्सॉर्ब, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चेक कर लेते हैं आंसर। जी हाँ, सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आई होप आपको यहाँ से ग्रामर भी क्लियर होती जा रही है। सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोगैस फैसिलिटीज विल प्ले एन अनकन्वेंशनली रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट एंड पेव द वे टुवर्ड्स अ बायो इकोनॉमी। जल्दी से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जल्दी से पढ़ के आंसर बताइए भाई। ठीक, देखिए, विल के बाद विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आपको पता है ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं, है ना। और मॉडल के बाद हमेशा, मॉडल्स के बाद विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कैसी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो इतना तो ठीक लिखा है। विल प्ले एन अनकन्वेंशनली, एल वाई लग गया, एडवर्ब बन गया, जबकि रोल तो क्या होता है? नाउन होता है ना। रोल तो क्या होता है? नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता ना। कैसे पता चला मैम एडवर्ब है? वे लास्ट में एल वाई लगा है ना। तो नाउन को तो क्वालिफाई जनरली एडवर्ब नहीं करता, बहुत स्पेशल केसेस में करता है, पर जनरली तो नहीं करता, ठीक। तो इतना तो कंफर्म है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ सब पर लिखा अनकन्वेंशनल, 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 पक्का है ये चारों। इतना तो पार्ट ठीक लिखे हुए हैं कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करवा रहा है, ठीक है। अब इधर लिखा है विल प्लेज, गलत हो गया। लिखा है विल प्लेइंग, गलत हो गया। कौन कौन सा बचा? सेकंड बचा और फोर्थ बचा। पढ़ लेते हैं। विल प्ले एन अनकन्वेंशनल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट को यूज करने में, वेस्ट को यूटिलाइज करने में एक बहुत ज्यादा आधुनिक और बेहतर रोल प्ले करेंगे। प्ले एन अनकन्वेंशनल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ वेस्टेजेस, प्लूरल नाउन है ये, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है। आपको पता है अ और एन जो है वो हमेशा और हमेशा किस नाउन के लिए आते हैं? सिंगुलर क्वांटिटी के नाउन के लिए आते हैं, प्लूरल क्वांटिटी के नाउन के लिए तो आते ही नहीं है। यानी कि सीधे से ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया है। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। हाँ भाई, आंसर भी चेक कर रहे हैं मैम, आंसर तो चेक करा दिया करिए। हाँ ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कंग्रेचुलेशंस, अगर आप इम्पेशेंट हो चुके थे और आपने कहा था ऑप्शन नंबर 2। भाई मुझे सबको साथ में लेके चलना होता है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन पहले करना होता है, फिर आंसर भी। हाँ, आंसर जाने पर सबका हक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक, पढ़ लीजिए जल्दी से और आंसर दीजिए मुझे इसका। सेकंड्स में आंसर देना है अभी। टाइम्स अप। देखिए, हम सिंपल फंडे से समझेंगे, हम बहुत जल्दी बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। यहां लिखा है देयर, देयर क्या हो गया? हो गया एडजेक्टिव, ठीक। अब ये एडजेक्टिव है। पर्सनल हो गया क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है। अब देखिएगा, पर्सनल हो गया क्योंकि पर्सनल अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और जल्दी से सॉल्व करके बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। ओके, टाइम्स अप। ठीक, अब बेसिक से समझने की कोशिश करिए। देयर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, हाँ। और एडजेक्टिव के तुरंत बाद दा लगा है, तो कोई सेंस नहीं बना के दे रहा, ठीक। तो यानी कि इतना तो कंफर्म है कि ये भी ठीक नहीं है, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब कितने बचे? 4। फिर पढ़ने की कोशिश करिए। देयर ऑलमोस्ट, एडजेक्टिव के पहले आ लगा दिया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो दा लगेगा, या फिर अगर प्रोनाउन से जुड़ रहा होगा तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि मोस्ट तो नहीं ही होगा। कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। द मोस्ट हो सकता है आंसर हो, मोस्ट, लेकिन द मोस्ट को अभी हमने जिस बिहाफ पे काटा है कि प्रोनाउन के बाद लिखा है द मोस्ट सक्सीडिंग ब्रांड्स, सक्सीडिंग ब्रांड्स कैसे हो सकता है? आपको पता है ना कि ब्रांड नाउन है। ब्रांड क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करना चाहिए? एडजेक्टिव करना चाहिए। देखिए एडजेक्टिव कहाँ है? एडजेक्टिव यहाँ है, एडजेक्टिव यहाँ है, लेकिन ये भी एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गया। अब क्या क्या बचा? फर्स्ट एंड सेकंड बचा। फिर पढ़ते हैं। देयर भी है और इट्स भी है,
देयर बी एट्स भी है ऑप्शन नंबर 2, तो भाई गलत हो गया, यानी कि 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, 4 भी, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि करेक्शन तो चाहिए। आप पढ़ के देखते हैं कि फर्स्ट क्या कह रहे हैं, दे आर उनके मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स, दो उनके जो मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, जो टॉप कार मेकर्स हैं, उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, उसका पुनरुद्धार किया है। स्टैब्लिश्ड ओवर, जो कि स्टैब्लिश हुए हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, कुछ पीछे के 20 सालों में जो कि स्टैब्लिश हुए हैं, उनको उन्होंने क्या करने की कोशिश करी है, रिवाइव करने की कोशिश की है। तो इसका आंसर जो है क्या हो गया, मोस्ट सक्सेसफुल, पता है ना, सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, करेक्ट एडजेक्टिव यूज किया है किसके लिए, नाउन के लिए, जो कि स्टैब्लिश्ड हुए हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, यानी कि पीछे 20 सालों में स्टैब्लिश हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आंसर चेक कर लेते हैं, जी हाँ ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। The rise of nationalist anti-immigration parties in Italy all reflect a angry anti-globalization mood in modern countries. जल्दी से बताएं इसका आंसर। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। हाँ, क्या लिखा है, एंग्री, नहीं वॉवल चाहिए क्योंकि ए क्या है, वॉवल है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, वॉवल से पहले तो एन लगता है। करेक्ट, इतना सही आंसर लगा चुके हैं आइडिया कि फिफ्थ ऑप्शन नहीं होगा, आंसर में इंप्रूवमेंट तो चाहिए। इन सब में एन लिखा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एन एंग्री एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड, ठीक, एन एंग्री एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड, एन एंग्री, एन एंगर लिखा हुआ है, एंगर नहीं, एक बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, यानी कि जो ये वैश्वीकरण हो रहा है इस मूड के खिलाफ, बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा उत्तेजक रूप से ग्लोबलाइजेशन के मूड के खिलाफ पूरी तरह से, ठीक। एंड एंग्रीली एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड ये तो एक कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है ना, नाउन है ना, ये तो स्पेसिफिक नाउन हो गया। अब इसकी बात कर रहा है, मूड कैसा होना चाहिए, एंग्री होना चाहिए, ठीक। एंड एंग्री यानी कि फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सेकंड तो निकल गया क्योंकि वो वर्ब है, जबकि हमें नाउन को क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। ये नाउन आ रहा है वापस, एंड एंगर रॉन्ग हो गया, नाउन को नाउन क्वालिफाई तो नहीं करा सकता ना, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ फोर्थ बचा, फर्स्ट एंड फोर्थ बचा क्या, एन एग्री एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड इन, एन एंग्री एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड इन मॉडर्न कंट्रीज। यहां पर लिखा है एट, कंट्रीज से पहले एट नहीं लगता, कंट्रीज में क्या लगता है, इन लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, कुदोस जिन्होंने कहा था इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ग्रामर के बेस पे बात करिए तो वॉवल्स जो है अपने से पहले एन लेते हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूड स्पेसिफिक मूड है, एक नाउन है, कहां पर, मॉडर्न कंट्रीज में, इन मॉडर्न कंट्रीज, ठीक। यानी कि आपको अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या क्लियर होते जा रहे हैं। आई होप आपने यहाँ से कुछ सीखा, ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। यूट्यूब पे अगर आज आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर कोई दुविधा होने की स्थिति में आप हमसे सवाल जरूर पूछें, t.me/examniti। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। Until then, God be with you.